आई होप आप लोगों ने प्लानिंग चैप्टर तो पढ़ लिया होगा और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी हम आज ख़त्म कर देते हैं। लेट नाइट हमारा ही ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, तो कल से हम लोग ट्राई करेंगे इन तीनों चैप्टर के एमसीक्यू बनाने का, ठीक है। और कल इसके एमसीक्यू कर लेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना कि लास्ट मोमेंट पे प्लीज़ सीयूईटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, है ना। जितने ज़्यादा एमसीक्यू बनाओगे ना उतना बेटर है, बट एमसीक्यू अच्छे बनाना है, ऐसे नहीं रेंडमली कहीं से भी किसी भी सोर्स से उठा के बना लो। ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजिंग में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स में आ सकती है लाइन ये है, फॉर प्लानिंग टू बी फ्रूटफुल अ नंबर ऑफ कंसिडरेशन लाइक रिसोर्सेज दैट विल बी नीडेड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम ट्रांसलेशन ऑफ वर्क इनटू अटेनेबल टास्क। ये लाइन लिखी रहेगी तो विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर, तो वो क्लास क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। अच्छा, अगला है क्लास, इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। तो ये भी क्या है क्लास, ऑर्गेनाइज। और ये सेम क्लास आपके बोर्ड्स में भी पूछा गया था, सेम ये 12th का सैम्पल पेपर जो था। इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन। ट्रांसलेटिंग प्लान इनटू एक्शन किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ठीक है। बाकी मीनिंग में भी है, ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इंप्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इंप्लाई अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट। ये भी किसके अंदर क्लास आएगा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ठीक है। और प्रोसेस आप ध्यान रखना क्लास, शॉर्ट में मैंने बता ही दिया क्लास, आइडिया, IDEA, आइडिया यानी ए पहले आएगा। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, और क्लास स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें लिखा है क्लास, हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड हेल्प इन कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है और हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट में। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का है, जहाँ पे स्केलर चेन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू हुम, वो यहाँ से पता चलता है। तो वही लिखा हुआ है, ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हायरार्की एक हायरार्की है, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट किसके अंदर। और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में क्लास जॉब डिस्क्रिप्शन, एक पेपर दिया जाता है जिसका नाम होता है क्लास जॉब डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब ये इसके अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो पहला बेनिफिट है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। ऑब्वियसली क्लास ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप स्पेशलाइज हो जाते हो एक ही काम को बार बार करते करते। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, पता चलता है ना कौन किसका क्या क्या काम है। द स्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाई द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई हु इज रिपोर्ट टू हुम। दिस रिमूव एम्बिग्विटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। कौन किसको क्लास ऑर्डर देगा वो चीज खत्म हो जाती है। अगर ये फीचर, अगर ये बोलेगा कौन सा स्टेप्स है प्रोसेस का, तो हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू हुम यानी एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। लेकिन अगर बोलेगा कौन सा बेनिफिट है या कौन सा इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस का वो कौन सा पॉइंट है, तो वो क्लास आएगा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पॉइंट तो आप हर जगह देखोगे ही। द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब ओवर क्लास अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा। नेक्स्ट है, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कैसे पता चलेगा, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइन एज द फ्रेमवर्क within which managerial and operating tasks are performed. It specify the relationship between people, work and resources. ध्यान रखना, the organization structure can be defined as a framework within which managerial and operating tasks are performed. It specify the relationship between people, work and resources. ये specify करता है relationship between people, work और resources, right? तो ये हो गया क्लास आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग। तो कौन सा कॉन्सेप्ट बोलेगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लिखोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है क्लास ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ही, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये फंक्शनल और डिविजन दो स्ट्रक्चर आते हैं इसके अंदर। अ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड जॉब टुगेदर। एक जैसा काम करने वाले लोग एक तरफ, सिमिलर जॉब जो एक जैसा काम कर रहे हैं उन लोगों को एक तरफ डालते हैं, वो हो गया आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ध्यान रखना, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन डिविजनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज है, लेकिन ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज है। इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ऑब्वियसली क्लास सब लोग एक जैसा काम करने वाले लोग एक तरफ है, तो एक दूसरे काम को ही कॉपी नहीं करेगा, जो जो काम कर रहा है उसका अलग डिपार्टमेंट है। इट इंश्योर डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। ध्यान रखना, सेम ये लाइन बोली गई है, कौन सा स्ट्रक्चर है क्लास, फंक्शनल डिवीजन विच इंश्योर्स डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। हर एक फंक्शन को अटेंशन दिया जाएगा, मतलब उसका एक पर्टिकुलर क्लास फंक्शन।
अच्छा, अगला है क्लास यहाँ पे फंक्शन का डिसएडवांटेज, इनफ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान रखना, रिलेट्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। एक काम का ट्रेनिंग आप एक इंसान को दे रहे हो तो उससे कोई और काम नहीं करा सकते, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है फंक्शन के अंदर। क्या है क्लास आपका? एबिलिटी, इसके अंदर आया क्लास इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर सुइटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज क्लास पॉइंट पेपर में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्लास समझना आप, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्लास? इट इज द मोस्ट सुइटेबल कब होता है, फंक्शनल जो है वो सुइटेबल कब होगा, ये पूछा जा रहा है। सुइटेबिलिटी क्या है इसकी? तो इट इज मोस्ट सुइटेबल when the size of organization is large, has diversified activity and operations required high degree of specialization। तो ऑपरेशंस को हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए। मोस्ट सुइटेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज एंड हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी एंड ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जहां पे आपको हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए वो क्लास आपका फंक्शनल है, ध्यान रखना। अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो बड़ी बड़ी कंपनी जो डाइवर्सिफाई एक्टिविटी, यहीं से क्वेश्चन आता है फंक्शनल और डिवीजन से, जो डाइवर्सिफाई एक्टिविटी करते हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उनका आएगा डिविजनल। ठीक है, ईच डिवीजन इज multifunctional because within each division functions like production, marketing, finance, purchase, etc. are performed together to achieve a common goal. Each division is self-contained as it develop expertise in all functions. क्लास ये लाइन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में कंफ्यूज करेगा। Each division is self-contained as it develop expertise in all functions relating to a product line। ये डिविजनल स्ट्रक्चर का है, तो ये ध्यान रखना। ईच डिवीजन इज मल्टी, हर डिवीजन के अंदर अलग अलग फंक्शन है। लाइक अगर बुक्स है तो बुक्स का परचेज सेल है ना, उसके अलावा क्लास कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक का परचेज सेल प्रोडक्शन, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक प्रोडक्ट का एक डिपार्टमेंट है, फिर सारी एक्टिविटी उसके अंदर होती है। ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल बिकॉज विद ईच डिवीजन फंक्शन लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज एक्सेट्रा are performed together to achieve a common goal. Each division is self-contained as it develop expertise in all function relating to a product। तो ये किसके क्लास अंदर आएगा? एनसीईआरटी की रीडिंग है। अब बुक रीडिंग तो बोरिंग होता ही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास एक एक लाइन टाइम लगा के अंडरलाइनिंग करके दे रहा हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, राइट, ताकि आपको पूरा ना पढ़ना पड़े। फंक्शनल का जो एडवांटेज था वो था क्लास फंक्शनल या ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, जबकि डिविजनल का एडवांटेज क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो देखो ये रहा, ये हो गया एमडी, ये है क्लास आपका डिवीजन स्ट्रक्चर, ये अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट है, फिर इसके एक जैसा काम करने वाले लोग एक तरफ, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बांटा है, तो ये हो गया क्लास आपका डिवीजन। फिर यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में अलग अलग है, तो ये क्लास हो गया फंक्शनल। तो जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं, एक ही आएगा आपको कि अलग अलग प्रोडक्ट है, तो डिविजनल। डिविजनल में क्लास अकाउंटेबिलिटी आप अच्छे से बना सकते हो कि किस प्रोडक्ट की सेल डाउन हुई है, वही प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल है। डिविजनल में फ्लेक्सिबिलिटी है क्लास, इंसान दूसरा काम भी कर सकता है। हाँ, बस एक डिसएडवांटेज ये भी है कि कई बार क्लास रिसोर्सेज जब एलोकेशन होता है ना, तब लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि यार किसको कितना रिसोर्सेज मिलेगा, किस डिपार्टमेंट को कितना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। डिवीजन की सुइटेबिलिटी क्या है? डिवीजन स्ट्रक्चर इज सुइटेबल फॉर दोज बिजनेसेस एंटरप्राइज विच अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो आपके लिए डिवीजन स्ट्रक्चर अच्छा है। अच्छा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है क्लास? विच स्पेसिफाई क्लियरली द बाउंड्री ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज अ सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटी, और यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होता है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बेटर अंडरस्टूड बाय अ स्टडी ऑफ इट्स फीचर। तो कौन कौन से फीचर्स है फॉर्मल के, ध्यान रखना। इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन एंड नेचर ऑफ इंटर रिलेशनशिप। द क्लैरिफाई हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू हुम, तो ये भी फॉर्मल के अंदर आता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इट मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई इन द प्लान एज इट ले डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर। ध्यान रखना, जहां पे रूल रेगुलेशन की प्रोसीजर्स की बात होगी ना, वो आएगा फॉर्मल के अंदर। एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक एंड इंटीग्रेटेड थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो भी एफर्ट्स है ना अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो कोऑर्डिनेटेड है, इंटरलिंक है और इंटीग्रेटेड है थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है क्लास आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट्स। It is deliberately designed by the top management to facilitate the smooth functioning of an organization।
ये जानबूझकर डिजाइन किया गया है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना वो जानबूझकर डिजाइन किया जाता है ये कंपनी क्लास स्मूथली चल सके। इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क क्लास, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा ध्यान काम पे दिया जाता है क्लास। एक डिसएडवांटेज भी है, देर इज नो एम्बिग्विटी इन द रोल टू ईच अदर क्लास, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबके रोल पता होता है क्लास, ठीक है। अस्पष्टता, एम्बिग्विटी मतलब अस्पष्टता मतलब कि पता है सबको, नो एम्बिग्विटी, कोई भी क्लास ऐसा नहीं है कि इसको पता ना हो क्या क्या काम करना है, सबको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी पता होती है। लिमिटेशन, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सफर फ्रॉम द वेरियस लिमिटेशन लाइक डिलेज, ऑब्वियसली क्लास कैलेंडर चेंज जहाँ फॉलो होगा वहाँ पे क्लास काम में देरी होगी। अच्छा नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जो सोशल रिलेशनशिप का नेटवर्क है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे डिस्कशन होता है बियॉन्ड ऑफिशियली डिफाइंड रूल्स, ऑफिशियली मैटर से अलग यहाँ पे क्लास बातचीत होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो रिटन रूल, कोई रिटन रूल्स नहीं होते। इज फ्लूइड इन फॉर्म एंड स्कोप, डज नॉट हैव फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब स्केलर चेन, हायरार्की के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट किया जाएगा क्लास। कुछ यहाँ पे कुछ फीचर्स है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉय, फॉर्मल से ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइज होता है। द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम द ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी किससे भी कम्युनिकेट कर सकता है। स्पॉन्टेनियस है क्लास, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन फैलता है क्लास, मैनेजमेंट जानबूझ के इसको क्रिएट नहीं करता। नो डेफिनाइट स्ट्रक्चर, कौन किसको रिपोर्ट करेगा कोई डेफिनाइट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी किसी भी कम्युनिकेट कर सकता है। एडवांटेज क्या है इनफॉर्मल का, प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, प्रेस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट, जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो फॉलो नहीं होता, कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये किसके अंदर आता है, इनफॉर्मल के अंदर। घाटा क्या है क्लास, व्हेन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड रूमर्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लास रूमर्स भी फैलते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस पूरे चैप्टर में, जहां से क्वेश्चन 100% आना है, वो है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान रखना, डेलीगेशन में अथॉरिटी कम होती है, जो डेलीगेशन है उसमें पावर अथॉरिटी कम होती है क्लास, लेस ऑटोनॉमी, अथॉरिटी नहीं, लेस ऑटोनॉमी, आज़ादी कम होती है। डेलीगेशन दो लेवल के बीच में होता है, ए ने बी को कोई काम दिया, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। मेन मोटो क्या था, वर्कलोड को कम करना, क्योंकि वो अकेले सारा काम नहीं कर सकता, बस दो लोगों में, दैट इज कॉल्ड दो लेवल, दो लोग, उसको बोलते हैं क्लास डेलीगेशन। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, दो लोग जो बताया था, सुपीरियर सबऑर्डिनेट। इट इज अ प्री रिक्विजाइट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बिना काम को डेलीगेट किया आप सारा काम अकेले नहीं कर सकते। बिकॉज इट इनेबल द मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटी, छोटे मोटे काम को नीचे लेवल पे दे दो और हाई प्रायोरिटी एक्टिविटी खुद करो। However, delegation does not mean class abdication. The manager shall, देखो अगर आपने अथॉरिटी को नीचे लेवल पे दे दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी नीचे लेवल पे दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अकाउंटेबिलिटी भी नीचे लेवल पे दे दोगे। अकाउंटेबिलिटी इज कंप्लीटली एब्सोल्यूट, ध्यान रखना, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नीचे से ऊपर जाता है, अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी आपकी रहेगी भले ही आप काम को डेलीगेट कर दो। Delegation does not mean class abdication. The manager shall still accountable for the performance of assigned task. Moreover, the authority granted to subordinate can be taken back and redelegate to another. अगर आप काम पूरा नहीं होता आप किसी और को दे दो, पर जवाब आपको देना पड़ेगा। एक लाइन और है क्लास, अथॉरिटी किसे बोलते हैं, अथॉरिटी डिटरमाइन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप wherein the superior communicate his decision to subordinate expecting compliance from him and the subordinate execute the decision as per the guidelines of, ये सेम टू सेम लाइन क्लास पूछा गया था क्लास आपके पेपर में, सीयूटी के पिछले पेपर में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अथॉरिटी। तीन एलिमेंट होते हैं ना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, तो ये अथॉरिटी है। अच्छा अब बात करते हैं क्लास अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं, अकाउंट इन कंक्लूजन इट कैन बी स्टेटेड दैट while authority is delegated, responsibility is assumed, accountability is imposed, यानी कि accountability थोपा जाता है, बाकी वो सब डेलीगेट किया जाता है, authority responsibility। responsibility is derived from authority, ध्यान रखना ये लाइन पेपर में आया था, ट्रू फॉल्स में आया था। responsibility is derived from authority and accountability is derived from responsibility। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अथॉरिटी से आता है और जो अकाउंटेबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से आता है, आपने अथॉरिटी दी तो भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे, और अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो भैया फिर अकाउंटेबिलिटी भी आप ही की होगी। अगर आपको जिम्मेदारी दी है तो आप ही तो बोलोगे, और कौन बोलेगा, राइट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डिसेंट्रलाइजेशन में ऑटोनॉमी ज़्यादा होता है, बिकॉज इसको बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, कि आपने सब सारे जो टॉप लेवल मैनेजर है ना, उसने क्या किया, सब लेवल्स में, हर एक लेवल में बराबर बराबर प्लान्स को बांट दिया। तो जहाँ 2 लेवल इंगेज है वो डेलीगेशन है, जहाँ पे सारे लेवल इंगेज है वो डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि आपने कई सारे लोगों को सारे लेवल को प्लान बांट दिया, सब पे काम बांट दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी, सब पे नजर नहीं रख सकते। तो इसलिए क्लास में लिखा है मोर ऑटोनॉमी। Those organization in which decision making authority lies in top level management are termed as centralized organization, where those in such authorities shared with lower level are called decentralized organization. देखो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जो सारा पावर अपने हाथ में रखते हैं, डिसेंट्रलाइज जो नीचे लेवल पे काम को क्लास बांटते हैं, पावर को बांटते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइड अमंग हियरार्किकल लेवल। तो कई हियरार्की के अंदर ये ट्रांसफर होता है, यहाँ पे ऑल लेवल, समझ रहे हो। तो जब आप पावर को कई लेवल में बांट देते हो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इन अदर वर्ड, एज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश डाउन टू चेन ऑफ कमांड, व्हेन डिसीजन टेकन बाय द लोअर लेवल आर न्यूमरस एज वेल एज इंपोर्टेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिगार्ड एज ग्रेटली डिसेंट्रलाइज। आपको पता है नीचे लेवल वाले काम करके दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी जो होता है उसको बोलते हैं क्लास डिसेंट्रलाइजेशन। आप भी ध्यान रखना, ठीक है। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा आ सकता है। आज मैंने ये तीनों चैप्टर खत्म कर दिया। आज चैप्टर नंबर 3 खत्म कर दिया, 4 खत्म कर दिया, 5 खत्म कर दिया, और कल मैं इसके क्लास एमसीक्यू भी करा दूंगा। मॉर्निंग से ही कोशिश करूंगा वीडियो डालने की। एंड और भी जो चैप्टर्स हैं मैं कोशिश करूंगा पहले 12 के 12 चैप्टर ये अच्छे से खत्म कर दो, फिर बाकी काम जो है हम बाद में करेंगे, राइट। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के आना।